हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की चर्चा में हम लोग PIB डेली प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर राष्ट्रपति जी की अफ्रीका यात्रा से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर में फोर्टिफाइड चावल को लेकर के बातचीत की गई है। तीसरी खबर में पाली भाषा से संबंधित जानकारी मिल रही है। चौथी खबर नमामि गंगे मिशन 2.0 और 5वीं अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार से। और जो छठी खबर है वो ब्रेन टीबी यानी कि ब्रेन ट्यूबरक्यूलोसिस से जुड़ी हुई है। आज की चर्चा में हम लोग इन सभी खबरों को एक एक करके समझेंगे, जानेंगे और ये भी समझेंगे कि आपके सिविल सर्वे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इनका महत्व हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि यदि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 को लेकर के अभी विचार कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि एक बेहतर मार्गदर्शन मिलता तो शायद सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अपना परचम फहरा सकते थे, तो ऐसे में जो फास्ट ट्रैक बैच है 2025 के लिए, ये एक अंतिम बैच के तौर पर शुरू किया जा रहा है 21 अक्टूबर से सुबह में 8 बजे से। यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट सिविल सेवा परीक्षा 2025 को लेकर के शिद्दत से तैयारी कर रहा है और चाहता है कि एक बेहतर मार्गदर्शन मिले, अपने GS की जो तैयारी है इसे एक बेहतर अंजाम तक पहुंचाएं, तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप 18,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी GS की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा को बढ़ाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो पहली खबर हम लोगों ने देखी कि राष्ट्रपति जी की अफ्रीका यात्रा हुई है और अफ्रीका के कुछ देशों की यात्रा में जैसे कि मलावी, मॉरिटानिया और अल्जीरिया की यात्रा उन्होंने की है। कुछ ही दिन पहले अल्जीरिया भी वो गई थी। इसको लेकर के हमने पहले भी बातचीत की हुई है इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। मैंने इनफैक्ट ये भी बताया था कि अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। वहीं जो मलावी है वो अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में आता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो तुलनात्मक तौर पर छोटा है, छोटा देश है। और यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने जब यात्रा की है तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम कृषि, खनन, ऊर्जा, पर्यटन के क्षेत्र में हम आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं। और इंडिया मलावी बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भी इन्होंने शिरकत की और उस दौरान भी दोनों देशों के बीच का जो संबंध है इसे और बेहतर करने पर जोर दिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो मलावी है इसकी राजधानी है लिलोंग्वे। कई बार इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है क्योंकि यदि किसी प्रमुख व्यक्ति की जैसे कि राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री की यात्रा हुई या फिर उपराष्ट्रपति की यात्रा हुई तो ऐसे में इन देशों की राजधानियों के बारे में भी कई बार जो है मैच करने के लिए दे दिया जाता है। इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। मलावी की राजधानी है लिलोंग्वे। लिलोंग्वे आपको याद रहेगा, है ना। चलिए, जो अगली खबर है वो यहां पर मॉरिटानिया से जुड़ी हुई है और भारत के ऐसी पहले राष्ट्रपति के तौर पर इनका नाम यहाँ पर आ रहा है मॉरिटानिया की यात्रा करने के संदर्भ में। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये ध्यान रखिएगा। जो मॉरिटानिया है इसकी राजधानी है नुआकचोट। नाम थोड़ा सा अस्पष्ट ऐसा लग सकता है आपको, भाई पता नहीं क्या बोला जा रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है नुआकचोट। ये ट है ना, ट, ये ध्यान रखिएगा। गेटिंग इट। तो इस तरीके से जो ये दो महत्वपूर्ण देश हैं अफ्रीका के, इनके साथ में साझेदारी को महत्व दिया गया है। और ये जो गतिविधियां हैं यदि हम भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से समझें तो फिर ध्यान रखिएगा कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ लगातार जो सहयोग है ये बढ़ा रहा है। इसके पीछे की कई सारी वजहें हैं। जो एक वजह है वो ये कि अफ्रीका के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि अल्प विकसित देश हैं, उनकी स्थिति बहुत अधिक नाजुक है और भारत ग्लोबल साउथ का अगुवा होने के चलते इन देशों के साथ हर स्तर पर सहयोग करना चाहता है। वहाँ पर अवसंरचना के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, वहाँ पर जो भारतीय समुदाय रह रहे हैं उनके साथ किस तरीके से सहयोग किया जा सके, इन सभी के मद्देनज़र जो अफ्रीका के साथ भारत
भारत का संपर्क है, संबंध है, इसे बेहतर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस यात्रा को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना होगा कि चीन का अफ्रीकी देशों के साथ में जो संपर्क है वो हाल के समय में थोड़ा सा नकारात्मक हुआ है। वो इस सेंस में क्योंकि चीन ने डेट ट्रैप यानी कि ऋण जाल नीति के माध्यम से अफ्रीका के कई सारे देशों को अपने ऋण के जाल में फंसाने की कोशिश की, और इसी के एवज में जहां भारत जो है इन देशों के साथ एक मैत्रीपूर्ण सहयोग को बल दे रहा है, इस दृष्टिकोण से भारत का इन देशों के साथ जो एक बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग और बेहतर हो सकती है। और इस बॉन्डिंग का जो एक एग्जाम्पल है वो वर्ष 2023 में तब देखा गया जब अफ्रीकी यूनियन को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया। भारत के लीडरशिप में जब ये सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, तब फिर AU यानी कि अफ्रीकी यूनियन को एक महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर G20 का हिस्सा बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य में ये जो खबर है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही अलग अलग स्तरों पर सांस्कृतिक आदान प्रदान या फिर वीज़ा के स्तर पर छूट दी जा सके, ताकि आवाजाही में जो लोगों का आवागमन है इसको लेकर के भी जो अड़चने हैं इसको दूर की जा सके। इन सभी के मद्देनज़र जो ये यात्रा है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। जो दूसरी खबर है वो फोर्टिफाइड चावल से जुड़ी हुई है। फोर्टिफाइड चावल को लेकर के हम लोगों ने पहले भी एक न्यूज़ में बातचीत की हुई है। मैंने इनफैक्ट पूछा भी था कि फोर्टिफाइड चावल में कौन कौन से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनको शामिल किया जाता है, और उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो आयरन है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आयरन के अलावा और भी जो कई सारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उनकी उपस्थिति यहाँ होती है। लेकिन जो ये खबर है ये खबर दरअसल आयरन से संबंधित है। इसमें देखो बात ये हुई कि फोर्टिफाइड चावल में तो कई सारे पोषक तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। उसमें जब इन पोषक तत्वों का यूज किया जाता है तो फिर जो भी लोग पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए वो आसान हो जाता है कि चलो भाई हम इसी बहाने जो पोषक तत्व की कमी है हमारे शरीर में उसको हम फुलफिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, कई बार ऐसे दावे किए गए हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी खास बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कि थैलेसेमिया, जैसे कि जो एक सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी है। ऐसे में उन व्यक्तियों को क्या आयरन युक्त फोर्टिफाइड राइस देना चाहिए, और यदि ऐसा किया जाता है तो फिर क्या उनको नुकसान नहीं होगा? इसको लेकर के एक बहस कुछ समय से चल रही थी, और इसी के मद्देनज़र अभी हाल ही में जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो भी ऐसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उनको भी ये चावल दिया जा सकता है। इसमें कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के संदर्भ में यह जो समाचार है आया है, तो यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि फोर्टिफाइड चावल का सेवन सभी के लिए सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे जो हीमोग्लोबिनोपैथी है, इनसे जो भी लोग पीड़ित है उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। देखो, हीमोग्लोबिनोपैथी का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी जिसमें हीमोग्लोबिन से संबंधित कोई डिसऑर्डर होता है, कोई दिक्कत होती है। सीधी सीधी भाषा में आप ये समझिएगा। और इसमें एक थैलेसीमिया और एक सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी को रखा जाता है। जो थैलेसीमिया होता है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है ये पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है व्यक्ति के शरीर में, और इस कारण से यह बीमारी हो जाती है और उसका नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका स्थानांतरण हो सकता है। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सिकल सेल एनीमिया है, ध्यान रखिएगा कि इसमें भी रक्ताल्पता भी इसको कई बार कहा जाता है। इनफैक्ट एनीमिया को ही रक्ताल्पता कहा जाता है। और जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें जो आरबीसी है, आरबीसी का नाम आपने सुना होगा, रेड ब्लड कॉर्पुकल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स के तौर पर भी इनको जाना जाता है। तो आरबीसी की जो स्थिति है उसका जो आकार है हंसिए की तरह हो जाता है, हंसिए की तरह आकार। ऐसे में जो रक्त का प्रवाह है उसमें रुकावट आती है, रक्त प्रवाह में
रुकावट, और इससे जो बॉडी पेन है वो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक अकड़न, बहुत अधिक तेज दर्द जैसी जो स्थिति है वो महसूस होती है। तो ये जो गंभीर बीमारियां हैं, ये दोनों ही गंभीर बीमारियां किससे जुड़ी हुई हैं? ये दोनों ही बीमारियां जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़ी हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको इसके बारे में समझ में आ गया। आगे हम लोग बात कर रहे हैं पाली भाषा के संदर्भ में जो एक जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन किया गया, और इसी अभिधम्म दिवस के मौके पर पाली के संदर्भ में भी पाली को जो हाल के समय में सम्मान मिला है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में पाली में जो धर्म का प्रचार प्रसार किया गया महात्मा बुद्ध के सौजन्य से, वो अपने आप में बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसी लिहाज से सरकार का ये कहना है कि सरकार पाली भाषा और उसमें लिखी गई भगवान बुद्ध की धार्मिक शिक्षाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो करेगी। और इस अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के मौके पर ये जो बातें की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये समझिएगा कि पाली के साथ साथ में मराठी, बांग्ला, असमिया और प्राकृत, इन 5 भाषाओं को हाल ही में क्या माना गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है। और किस तरीके से जो बौद्ध धर्म है इसमें पाली भाषा को महत्व दिया जाता है वो इससे पता चलता है कि जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, जिसे 3 टोकरी भी कहा जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, है ना? ये समझिएगा। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि संस्कृत में भी लिखे गए हैं, जैसे कि बुद्ध चरित, सौंदरानंद, नाम सुना इनके बारे में? सौंदरानंद, ललित विस्तार, बहुत फेमस है भाई। महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र। यदि आपको इनके रचनाकारों के बारे में जानकारी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कम से कम आप बुद्धचरित और सौंदरानंद के जो रचनाकार हैं इनके बारे में तो बता ही सकते हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। महाविभाषा शास्त्र के भी बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। आप यदि कोशिश कीजिएगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा अभी हाल ही में नमामि गंगे मिशन 2.0 से संबंधित जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ परियोजनाएं चल रही थीं, इनको पूरा कर लिया गया है और इसी के संदर्भ में जो PIB है उसमें इसके बारे में जानकारी मिली है। अब देखो, इसी के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेंगे कि जो NMCG है, NMCG का मतलब होता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। हम सभी को पता है कि गंगा नदी में जो प्रदूषण की स्थिति है लंबे समय से बनी हुई है और लगातार इससे संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं कि गंगा और इससे संबंधित सहायक नदियों में प्रदूषण को लगातार कम किया जा सके। और इसी के मद्देनजर वर्ष 2011 में जो NMCG है इसको शुरू किया गया था और देन आफ्टर STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को महत्व दिया गया। इसके बाद गंगा से जुड़े क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का रीजनरेशन और रख रखाव को लेकर के भी गतिविधियां आगे बढ़ाई गई हैं। साथ ही जो एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी है यानी कि जलीय क्षेत्र में जल के अंदर जो जैव विविधता की स्थिति है उसको कैसे संरक्षित किया जा सके, इसके मद्देनजर भी NMCG में एक ऑब्जेक्टिव रखा गया। इसके अलावा नमामि गंगे जो है ये 2015 में विशेष कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया ताकि गंगा और इससे संबंधित जो भी सहायक नदियां हैं और गंगा जिन जिन राज्यों से होते हुए गुजरती है उन सभी राज्यों में गंगा में जो प्रदूषण की स्थिति है उसको लगातार कम करने को लेकर के जो भी प्रयास हैं वो अपनाए जाएं। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर यह खबर चर्चा में आ गई है। जो अगली महत्वपूर्ण खबर है उसमें यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार का उद्घाटन किया है। देखो, इस खबर में जो मेन बात है वो ये कि जो मेथनॉल है एक
वैकल्पिक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वैकल्पिक ईंधन का मतलब ये हुआ कि भाई जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जो हम लोग पेट्रोल, डीजल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इनके स्थान पर जो वैकल्पिक ईंधन है जिसमें हम बायोगैस या फिर मेथनॉल इन सभी को रख सकते हैं, या फिर जो नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं इनको हम रख सकते हैं, तो इनका जो उत्पादन है ये और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर ये जो समाचार है बताता है कि भाई यदि हम मेथनॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करेंगे तो फिर प्रदूषण की स्थिति इससे नियंत्रित होगी या नियंत्रित नहीं होगी? ऑब्वियसली नियंत्रित होगी, नियंत्रित होगी। दूसरी बात, जीवाश्म ईंधन का जो आयात हम लंबे समय से अलग अलग देशों से कर रहे हैं, लगातार हमें तेल के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, खाड़ी देशों से और बाकी रूस से, कई सारे देशों से तेल का आयात होता रहता है। तो ऐसे में जो ये निर्भरता है उस निर्भरता को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है यदि हम मिथेनॉल का इस्तेमाल करें तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अलावा कृषि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी मिथेनॉल का जो उत्पादन है, मिथेनॉल का यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं कृषि के कार्यों में, तो फिर इससे जो किसान है, किसानों को जो हानि की स्थिति झेलनी पड़ती है कई बार, उसका भी एक जो विकल्प है वो अपनाया जा सकता है। देन आफ्टर असम में एशिया के पहले मेथनॉल रसोई ईंधन प्रोग्राम को भी शुरू किया गया है, और इसी के संदर्भ में ये समझा जा सकता है कि मेथनॉल को लेकर के सरकार के स्तर पर क्या कुछ सक्रियता अपनाई जा रही है। जो अगली खबर है दोस्तों वो है मस्तिष्क क्षय रोग से संबंधित, ये अंतिम खबर है। ध्यान रखिएगा कि जो मस्तिष्क क्षय रोग है इसे ब्रेन टीबी भी कहा जाता है ना। इसमें होता यह है कि हमारे शरीर में जो मस्तिष्क का हिस्सा है वो अपने आप में नाजुक माना जाता है, और यदि यहाँ पर टीबी जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसका इलाज अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि मस्तिष्क में टीबी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए यदि कोई दवा भेजी जाए तो फिर जो बी यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर ये होता है, ये उस दवा को क्या कर देता है, वो खारिज कर देता है। क्योंकि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये चाहता है कि हम मस्तिष्क में जो भी प्रवाह है रक्त का या फिर किसी भी फ्लूइड का, वो उसी के हिसाब से होता रहे, कोई बाहरी फ्लूइड अपने आप आकर के आक्रमण न कर दे। लेकिन यदि दवा दी जाती है तो फिर ये बैरियर की तरह काम करने लगता है, और यदि दवा नहीं मिले तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ पर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक नई जो व्यवस्था है नोज टू ब्रेन N2B जो तकनीक है उसको विकसित किया गया है। इसके माध्यम से नाक से होते हुए जो दवा है वो ब्रेन तक पहुंचाने को लेकर के एक उपलब्धि हासिल की गई है, और इसी के संदर्भ में इसे में माना जा रहा है कि इसमें उपचार के सुधार के लिए अनूठी दवा वितरण विधि को विकसित किया गया है, और इसी के मद्देनज़र यह जो खबर है चर्चा में आ गई है। दोस्तों यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि जो ब्रेन टीबी होता है इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है मानव मस्तिष्क का, उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है, और इसी से जो ये दवा है ये दवा इसका उपचार करने में एक उपयोगी भूमिका निभा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके संदर्भ में INST की भूमिका देखी जा रही है। INST का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब कि जो नैनो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित गतिविधियां हैं इसको इसमें अपनाया जा रहा है, और नैनो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे चितोसन नाम दिया गया है। ये जो चितोसन है ये एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो कि केकड़ा या फिर जो झींगा होता है इसके बाहरी कंकाल से बनाया जाता है ना, और इसी का इस्तेमाल
इस विधि में किया जा रहा है ताकि इसके जरिए बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जो दवा है वो ब्रेन तक पहुंचाई जा सके और जो ब्रेन टीबी की स्थिति है उसमें कुछ सुधार लाया जा सके। इसी मद्देनजर जो ये चितोसन है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और मैंने आपको ये बता दिया कि जो N2B यानी कि नोज टू ब्रेन ड्रग डिलीवरी व्यवस्था है, इसी के अंतर्गत ये जो कामयाबी है हासिल की गई है। गेटिंग इट? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में जो भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बातचीत की उसे जरूर रिवाइज कीजिएगा। जो अगला PIB डेली प्रोग्राम होगा वो मंडे को होगा। इन बिटवीन इस सोमवार से शुक्रवार तक जो भी आपने PIB डेली प्रोग्राम के माध्यम से जानकारियां हासिल की उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि फास्ट ट्रैक 2025 में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 18,999 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी आप परचेज कर सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो एक सिलेक्शन बॉक्स है इसके माध्यम से आप 18 किताबों का सेट, साथ ही मानचित्र और UPSC से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, इन तमाम सामग्रियों को आप इसके माध्यम से खरीद सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस सिलेक्शन बॉक्स को आप खरीद करके इसका लाभ उठा सकते। इसके अलावा 18 हिंदी पुस्तकों का सेट यदि आप स्पेशली खरीदना चाहें तो उसके लिए भी दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो आपके घर तक पहुंच जाएंगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और आसान कर सकते हैं। यदि आप NCERT को पढ़ना चाहते हैं तो NCERT का एक बहुत ही सरलीकृत जो 5 पुस्तकों का सेट है वो भी आपके लिए उपलब्ध है। इसके लिए भी आप दिलीप लाइव कोड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप NCERT की बेसिक तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो इन तमाम पुस्तकों को भी आप परचेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप इस मेल ID का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर आप कोई भी क्वेरी जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं हमेशा जो भी दैनिक प्रोग्राम होता है उसके से संबंधित जो PDF है वो मैं भेज देता हूँ ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे को PIB डेली प्रोग्राम के अंतर्गत नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।